हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गौतम करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहला सवाल तो ये है बेटा कि काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, और हम काइनेमेटिक्स में एक ग्राउंड लेवल से अप टू लेवल मींस जेई एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो कुछ क्वेश्चंस आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम धीरे धीरे काइनेमेटिक्स में अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो चीजें आपको दी हुई हैं उनको मेंशन करना है, और मेंशन करने के बाद जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसी को आप टारगेट करते हुए चलिए, और जो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास हो सकता है उस पाथ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है बेटा कि ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। मीन्स ये कह रहा है कि कोई स्टोन दिया हुआ है, उसको एक फिक्स हाइट से ड्रॉप किया गया है, और ड्रॉप करने के बाद वो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेता है बेटा? 5 सेकेंड लेता है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। मीन्स 3 सेकेंड बाद, मान लीजिए ये बॉल है, मेरे को ग्राउंड तक जाना है, तो ये 3 सेकेंड में सपोज दैट यहां तक आई, इसको रोका, फिर उसके बाद यहां से ड्रॉप कर दिया गया। यानी इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो बार फ्री फॉलिंग हो रही है। यानी पहले कह रहा है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल एंड देन इट इज अगेन रिलीज्ड। उसके बाद बोला है द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड विल बी। यानी आपको ये बोला गया है कि स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि कितनी हाइट से उस स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसको ग्राउंड तक आने में 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो पहले इस 5 सेकेंड की कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं कि 5 सेकेंड में स्टोन जब आ रहा है तो वो किस तरह से उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगा। तो हम जानते हैं बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको हम h हाइट से ड्रॉप करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम h हाइट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, तो उसको ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो होता है t इक्वल्स टू √2h/g। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में टाइम लगता है t इक्वल्स टू √2h/g। और ये फॉर्मूला तभी लगाना है बेटा जब फ्री फॉल होगा। हाँ, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं तो वहां पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक स्टोन को हमने एक सर्टेन हाइट हमने कितना कंसिडर किया यहाँ पे h, अगर इस h हाइट से मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो उसको ग्राउंड तक आने में टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। यानी यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है t का वैल्यू 5 सेकेंड है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो t का स्क्वायर हो जाएगा बेटा t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h/g। इट मींस h का वैल्यू जो आएगा वो आएगा बेटा gt स्क्वायर अपॉन में 2। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके इस सर्टेन हाइट जो क्वेश्चन में गिवन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा, g का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो g का वैल्यू 10 यूज कीजिए। t का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया डिवाइड बाई 2। इट मींस आपको ये पता लग गया कि जो बॉल ड्रॉप की गई है या स्टोन ड्रॉप किया गया है वो कितने हाइट से ड्रॉप किया गया बेटा? 125 मीटर से ड्रॉप किया गया है। अब क्वेश्चन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल। मींस जब यहां से इसको ड्रॉप किया तो ये 3 सेकेंड बाद यहां पे रोका गया, मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में इसको यहाँ पे रोक लिया। यहाँ पे भी क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्री फॉल है, यानी u का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा बेटा? 0। सपोज दैट यहां से यहां तक का हाइट हमारे पास है h डैश, यहां से यहां तक का हाइट क्या है बेटा हमारे पास? h डैश। तो इस h डैश को कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ का टाइम t डैश लिखा मैंने, √2h डैश अपॉन में g। तो t डैश का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये टाइम जो है बेटा वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 सेकेंड। तो यहाँ लिखा मैंने 3 इक्वल्स टू √2h डैश अपॉन g का वैल्यू मैंने लिया 10। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 2h डैश अपॉन में 10 आ गया, 2 से कट किया तो ये 5 आ गया। इट मींस h डैश का जो वैल्यू आया वो आया बेटा 45 मीटर। यानी पहला क्वेश्चन की जो लाइन बोली वो क्या थी कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, यानी इसके गिरने के 3 सेकेंड बाद इसको रोक लिया गया। यानी यहां तक आने में उसको कितनी हाइट कवर हो गई बेटा? 45 मिनट। अब उसके बाद क्या बोला? एंड देन इट इज अगेन रिलीज। मींस अब वापस इसको रोकने के बाद रिलीज कर दिया गया। अब रिलीज कर दिया तो सपोज दैट बेटा वापस यहां से रिलीज किया है
तो u का वैल्यू वापस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग हाइट है, वो रिमेनिंग हाइट कितनी होगी बेटा, टोटल हाइट इसकी जो है, सर्टेन हाइट जो गिवन है वो है 125 मीटर। उस 125 मीटर में 3 सेकंड में ये 45 मीटर कवर कर चुका है, तो ये डिस्टेंस आपका बचने वाला है टोटल 80 मीटर। तो अब पहले ये भी फाइंड आउट करो कि जब सपोज दैट ये ए से बी तक आया तो वो 3 सेकंड का टाइम ले चुका है, तो अब ये बी से सी तक आएगा तो कितना टाइम लेगा। फिर वापस वही फॉर्मूला बेटा, t इक्वल्स टू रूट 2h बाई जी, स्क्वायर करेंगे तो यहां से h का वैल्यू जो आएगा वो वापस आएगा gt स्क्वायर अपॉन में 2, या हम सॉल्व करें तो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो h का वैल्यू तो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है 80, इक्वल्स टू g का वैल्यू बेटा आपके पास 10 है, t स्क्वायर में अपॉन में 2 है, 10 से कट किया 10, तो t स्क्वायर का वैल्यू आया बेटा 60। तो t का वैल्यू जो आपके पास डायरेक्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा 4 सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट को या स्टोन को ए से बी तक आने में लगा 3 सेकंड का टाइम और बी से सी तक आने में लगा इसको 4 सेकंड का टाइम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस स्टोन के लिए पूछा गया है टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो बेटा यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लग चुका है, 3 सेकंड ये वाला हो गया, 4 सेकंड ये हो गया, तो 3 + 4 टोटल कितना हो गया 7 सेकंड। तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 सेकंड। यानी इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक कंक्लूजन बनाना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है h हाइट से, तो उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी क्वेश्चन में पहले वो चीजें मार्क्स कर लीजिए, मार्क कीजिए जो क्वेश्चन में हमें बहुत यूजफुल होने वाली है। यानी सबसे पहला वर्ड बोला कि ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बोला ट्रेवल से डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी पहले केस में, यानी पहला केस जो है वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला देन मूव्स यूनिफॉर्मली, उसके बाद जस्ट बोला कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होने वाला है। एंड कवर ए डिस्टेंस 2s, तो यहाँ पे 2s डिस्टेंस कवर करेगा, पहले वाले केस में s डिस्टेंस कवर करेगा। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो लास्ट में भी किस में आ गया बेटा, रेस्ट में आ गया। मूविंग फर्दर 5s, कितना चला इस बार 5s अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसमें आपसे जो पूछा गया वो ये है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन का फंडामेंटल है वो क्या है, ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन में कहा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, क्या होगा, एक्सेलरेट हो रहा है। वो कहां से एक्सेलरेट हुआ बेटा, रेस्ट से। और रेस्ट से एक्सेलरेट होने का मतलब एक कंडीशन पे वो क्या कर लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी आपका गेन कर लेगा। उसके बाद जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में आने के बाद, यूनिफॉर्म मोशन के बाद ये यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होने के बाद ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। यानी इस मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, पहले एक्सेलरेट होना, फिर यूनिफॉर्म मोशन होना, फिर रिटार्डेशन होना। अगर हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम अगर अवॉइड करें तो अवॉइड कैसे करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग सपोज दैट इधर मैंने लिया बेटा वेलोसिटी का एक्सिस ले लिया, और इधर मैंने ले लिया टाइम का एक्सिस। इधर मैंने वेलोसिटी का एक्सिस लिया और इधर क्या लिया बेटा, टाइम का एक्सिस लिया है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से आता है। तो मैं आपको एक 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं बेटा। अगर आपका वीटी ग्राफ है, ये वी है और ये टी है, ये वीटी ग्राफ है, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होने वाला है बेटा, कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ सेंटर ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता और एक्सेलरेटेड होता, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता तो ग्राफ को हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते, और इस केस में एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट होता, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी यहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम कि अगर ये वीटी ग्राफ है,
ये वीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। और इसके अलावा एक ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका कि ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, यानी इसका स्लोप अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का मतलब है इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे 0 होने वाला, क्योंकि इनिशियली इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसलिए उसका रिटार्डेशन होगा, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको चलना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस कहानी का थोड़ा सा आगे बढ़ाने हैं इसको कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन की 3 कंडीशन बनी हुई हैं, और उन तीनों कंडीशन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सपोज दैट इधर मैंने लिया बेटा टाइम एक्सिस लिया है, और इधर क्या लिया बेटा, वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले कि यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ, यहां तक एक्सेलरेट हुआ, और सपोज दैट यहां तक का जो टाइम लगेगा उसको वो टाइम लगा t1। क्या टाइम लगा एक्सेलरेशन का? t1, कि ये स्टार्टिंग में एक्सेलरेट हुआ, और जब जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अटेंड कर चुका है, तो इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे vm। vm का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर चुका है, और इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस चल चुका है बेटा, s डिस्टेंस चल चुका है। इसको बाद में मार्क करेंगे, आगे का केस समझते हैं। इसके बाद ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मान लो ये यहां तक यूनिफॉर्मली मूव किया। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और सपोज दैट ये यूनिफॉर्म मोशन जो हो रही है वो कितने टाइम तक हो रही है बेटा, t2 टाइम तक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उसके बाद ये 2s चलने के बाद फिर फाइनली क्या करता है बेटा, रिटार्डेशन कर रहा है, और रिटार्डेशन करके 5s डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ग्राफ बड़ा भी बनेगा, लेकिन वो मैंने इस तरह से बना दिया कि यहाँ पे इसका रिटार्डेशन हुआ है, और इसका फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और सपोज दैट यहां से यहां तक का टाइम क्या है बेटा, t3। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है बेटा वीटी ग्राफ। हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो इक्वल होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। यानी इस पूरे क्वेश्चन में 3 केस हैं, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया। तीनों केस में तीनों एरियाज को निकालोगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। यानी सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन की बात करता हूं मैं, तो फर्स्ट सेक्शन में एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसके इक्वल आएगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट। और पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, s। अब जो आपका कर्व दिया हुआ है उस कर्व का आपको एरिया निकालना है। यानी फर्स्ट वाला सेगमेंट आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ का बेस कितना है बेटा, t1 इंटू यहाँ की जो हाइट है वो हाइट, ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा यहाँ से, vm, और ये मिला के किसके बराबर है, s के बराबर। तो मैंने यहां से टाइम t1 का वैल्यू निकाल लिया, और वो आएगा 2s अपॉन में v। यानी पहला वाला जो टाइम था इस वाले सेगमेंट का, वो टाइम मैं निकाल चुका हूं। अब सेकंड वाले सेगमेंट की बात करता हूं, सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में भी वही तरीका बेटा, एरिया अंडर कर्व। तो यहां देखिए बेटा ये सेकंड शेप आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का मतलब मान लीजिए ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेड्थ हो गया। लेंथ यहाँ पे अगर आप देखोगे एरिया निकालोगे तो लेंथ क्या हो गया, t2 इंटू इसका जो ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो कितना हो गया बेटा, vm। और ये एरिया किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड वाले केस में कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ बेटा आपको, 2s। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया 2s। तो यहां से अगर मैं t2 का वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा 2s अपॉन में vm। यानी दूसरे सेक्शन में भी टाइम निकाल लिया। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, तो तीसरे सेक्शन के लिए भी हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड सेक्शन में ये बन रहा है, वापस से ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस। बेस जो है वो यहाँ पे है t3 इंटू जो हाइट होने वाली है बेटा, वो हाइट यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे vm। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो हमें गिवन है 5s। डिस्प्लेसमेंट गिवन है बेटा 5s। तो यहां से t3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5s इंटू में 2 डिवाइड में vm। इसका मतलब 10s अपॉन में vm। यानी तीनों केसेस का हमारे पास टाइम आ चुका।
अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के ऊपर चलते हैं। हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी सबसे पहला सवाल यह है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले यहाँ का फिर यहाँ का फिर यहाँ का, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, पहले s था, बाद में 2s था, बाद में 5s था, यानी s प्लस 2s प्लस 5s, ये हो गया। डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब t1 t2 t3, सबको अगर देखोगे तो 2s अपॉन vm हो गया प्लस 2s अपॉन vm हो गया प्लस 10s अपॉन vm हो गया। इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 5 to 7 और 1 8s, 8s हो गया और नीचे हो गया बेटा 10 और 2 12 14, 14s अपॉन में vm। इसका मतलब ये आएगा 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 7 इंटू में vm, यानी ये जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी निकल के आई बेटा, एवरेज वेलोसिटी। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी v एवरेज बाई vm, और v एवरेज का वैल्यू हमारे पास आ चुका है बेटा 4/7 इंटू vm डिवाइड बाई vm, यानी vm से vm कट गया तो v एवरेज बाई v मैक्सिमम जो आया वो क्या आया बेटा 4/7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने जो चीजें सीखी वो क्या क्या सीखी, कि जब भी आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार क्या होता है वीटी ग्राफ आपको दे देगा और आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, तो वहां से उस ग्राफ का आप एरिया फाइंड आउट कीजिए और एरिया फाइंड आउट करके आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द 25 स्टोरी ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। आगे बोला है इन द फर्स्ट सेकेंड इट पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग। तो बेटा समझने की कोशिश करें। आपको कहा कि अपने घर होते हैं, जैसे नॉर्मल अपना 1 मंजिला मकान होता है, 2 मंजिला मकान होता है, 3 मंजिला मकान होता है, 5 मंजिला, 10 मंजिला, जो भी है, उसमें ये कह रहा है कि ये टोटल 25 स्टोरी का एक मकान है। इस तरह से 25 स्टोरी मतलब ये इस तरह से, इस तरह से चलते रहेगा 25। मान लो एक बिल्डिंग की एक स्टोरी यानी एक मंजिल की जो हाइट है वो मान लो h है, तो बेटा इसकी टोटल जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी हाइट कितनी होने वाली है 25h। ये हो गई टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली है बेटा यहाँ पे 25h। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वापस देखिए कि एक स्टोन यहां से ड्रॉप किया, क्या किया गया बेटा, एक स्टोन ड्रॉप किया गया 25 स्टोरी ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के सबसे टॉप से एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, और ये स्टोन जो है ग्राउंड तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है बेटा 5 सेकेंड। तो मैं आपको ऑलरेडी एक चीज पढ़ा चुका हूं कि किसी एच हाइट से किसी बिल्डिंग से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो उसको ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा √2h/g, यानी सॉल्व करेंगे तो t² इक्वल्स टू आ जाएगा 2h/g, यानी h इक्वल्स टू gt²/2। तो यहां से पहले इस बिल्डिंग की हाइट निकाल लीजिए, h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, g का वैल्यू 10 हो गया, t का वैल्यू आपका 5 है, स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 से कट किया 5, यानी h का वैल्यू जो आया वो कितना आया बेटा 125 मीटर। ये h क्या है, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल H ले लेता हूँ क्योंकि मैंने एक छोटी बिल्डिंग की जो एक स्टोरी है, इसका एक मंजिल है, उसका हाइट मैंने h स्मॉल लिया है, तो यहाँ ये टोटल हाइट कैपिटल H मेंशन कर देता हूँ इसको। ठीक है, यानी आपका जो टोटल H है ये वाला, ये टोटल बिल्डिंग ऑफ हाइट कैपिटल H वो 25 स्मॉल h के बराबर है, यानी कैपिटल H जो है वो 25 स्मॉल h के बराबर। तो एक स्टोरी बिल्डिंग का हाइट क्या आ जाएगा बेटा h/25, यानी 125/25 यानी 5 मीटर आ चुका। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन द फर्स्ट सेकेंड इट पासेस थ्रू मैनी हाउस स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग। अब ये पूछा है कि एक सेकेंड के अंदर वो कितनी मंजिलों को पार कर चुका, मतलब यहां से डालने के बाद यहां तक आ गया या यहां आ गया, यहां आ गया, कितनी बिल्डिंग्स को क्रॉस कर चुका। तो ध्यान देना बेटा कि सपोज दैट वो यहां से ड्रॉप किया, नीचे आ रहा है, और मान लो एक मंजिल यानी एक स्टोरी का हाइट कितना है बेटा 5,
कितना है हाइट 5, और मान लो वो यहां तक पहुंच गया और कितने स्टोरी क्रॉस कर लिया, सपोज दैट n। मेरे को नहीं पता कि कितनी स्टोरी है, वो मैंने कितने मान लिए बेटा, यहाँ पे n मान लिए कि वो n स्टोरीज क्रॉस कर चुका है, n मंजिलों को क्रॉस कर चुका है। स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या है बेटा इसका, 0। तो अब अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी s का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, यहाँ पे 5n, u का वैल्यू 0 था, इंटू t प्लस t का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, ठीक है, 1/2, a का वैल्यू हमने लिया 10 और t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां से 5n इक्वल्स टू आएगा बेटा 5, यानी n का वैल्यू कितना आया बेटा 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड के अंदर वो कितने स्टोरीज को क्रॉस करेगा बेटा, ओनली 1। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन में 2 होता 3 होता तो बस यहाँ टाइम का वैल्यू चेंज करना, आपको t का वैल्यू 1 2 3 जो भी आपको बोला गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो वो कितने स्टोरी कितने टाइम बाद क्रॉस करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u, यानी एक बॉडी को हमने कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया बेटा, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है u स्पीड से। इट पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1। अब समझना इस चीज को कि मान लीजिए बेटा यहां ये ग्राउंड है और ये मैक्सिमम हाइट है, यहां से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना है और एक फिक्स पॉइंट मैंने मान लिया p। फिक्स पॉइंट क्या मान लिया बेटा, p मान लिया। जब ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाते टाइम इसको यहां से इस वाले पॉइंट को क्रॉस किया, तब टाइम कितना लगा बेटा, t1 लगा। फिर ये ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा और यहां तक आने में, वापिस इसी पे आने में, क्वेश्चन में देखो ढंग से पढ़िए क्या कह रहा है, द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। मतलब यहां से जब फिक्स पॉइंट को क्रॉस किया तो ग्राउंड से वो कितना टाइम ले रहा था बेटा, t1 टाइम ले रहा था। अब यहां से ऊपर जाके ये वापस आने वाला है, तो यहां से यहां तक जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये हाइट है फिक्स, बॉल को मैंने नीचे से फेंका, ये यहां आई, फिर ऊपर गई और फिर यहां से नीचे आई, मतलब यहां से ऊपर जाने में और यहां वापस आने में कितना टाइम इसको लग गया। तो उस चीज को यहां थोड़ा ध्यान से समझना, रिमाइंड करना क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। तो देखो बेटा एक जनरल केस में आपको समझाता हूं कि ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से फेंका बेटा, u स्पीड से, और ये ऑब्जेक्ट वापस कब आता है बेटा, जब उसका फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाता है, v का वैल्यू 0 हो जाता है। तो पहले ये पता कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u प्लस at, यानी v का वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी है वो होने वाला है 0, और u यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो कितना है बेटा, u प्लस a का मतलब एक्सेलरेशन। आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है तो यहाँ g का वैल्यू क्या होने वाला है बेटा, माइनस का g, और t हो गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो इसको सॉल्व करने पे टाइम का वैल्यू आएगा बेटा u अपॉन g। टाइम का वैल्यू क्या आएगा बेटा, u अपॉन g। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को यहां तक जाने में t अपॉन टी इक्वल्स टू u अपॉन g लगता है, और यहां से नीचे वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि जितना जाने में टाइम लगता है बेटा उतना ही आने में भी टाइम लगेगा। तो u अपॉन जी जाने में लगा, u अपॉन जी आने में लगा, तो टोटल जर्नी टाइम कितना हुआ, टोटल जर्नी टाइम, वो टोटल जर्नी टाइम हो गया आपका 2 इंटू यू अपॉन जी, यानी 2u अपॉन जी। ठीक है, अब दूसरी बात जो समझने की है वो मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, कि देखो ग्राउंड से आपको यहां जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में लगेगा, या मैं बोलूं यहां तक जाने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 है, तो बेटा यहां से यहां तक आने का टाइम भी कितना होगा आपका, t1 होगा। यानी टोटल टाइम जो है उसमें से ये दोनों टाइम को मिक्स करके हटा दो तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम बाद वो बॉडी उसी पॉइंट को वापस क्रॉस करती है। तो बताओ कितना टाइम आएगा, फाइनल आंसर वो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम आपका कितना आया बेटा, 2u अपॉन जी, उसमें से ये टाइम तो यहां तक पहुंचने का हो गया, ये टाइम यहां से वापस आने का हो गया,
तो ये बचा हुआ टाइम जो आपको निकालना था इसमें, वो निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, T1 और T1 कितना हो जाएगा, 2T1। तो यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो U/G माइनस का T। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। A parachutist drop first freely from an aeroplane for 10 सेकेंड। मतलब एक पैराशूटिस्ट है, वो पैराशूटिस्ट क्या कर रहा है, एक एरोप्लेन में था और उसमें से वो गिर गया। कितने सेकंड तक फ्रीली गिरा वो बेटा, 10 सेकंड। इस चीज को ध्यान से रखो। उसके बाद क्या करता है वो, जो पैराशूट है उस पैराशूट को ओपन करता है। मतलब ये प्लेन जा रहा था, मान लो प्लेन जा रहा था, उसमें से यहाँ पे वो गिरा और 10 सेकंड तक गिरते रहा। उसके बाद उसने अपना पैराशूट खोल दिया। फिर क्या कह रहा है, नाउ ही डिसेंड्स विद ए नेट रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इसके बाद डिसेंड मतलब क्या है बेटा, नीचे की तरफ आना। और कितने रिटार्डेशन के साथ आ रहा है बेटा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से वो नीचे आ रहा है। और क्या कह रहा है, इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन, यानी वो प्लेन से कब बाहर निकला था बेटा, जब प्लेन कितने हाइट पे था, 2495 मीटर की हाइट पे था। एंड जी का वैल्यू आपको ये लेना है, हिज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। मतलब जब वो पैराशूट ओपन करने के बाद नीचे आ रहा है तो ग्राउंड पर कितनी स्पीड से पहुंचने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, क्या है क्या नहीं। देखो बेटा, ये पैराशूटिस्ट है, जो पैराशूट लेके चल रहा है, ये पैराशूटिस्ट है। ये फ्री फॉल किया, यानी यू का वैल्यू कितना रहा बेटा, इसके लिए 0 रहा। और कितने टाइम तक गिरता रहा बेटा, बताओ, 10 सेकंड। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड। यानी जब इसका फ्री फॉलिंग था तो इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। उसके बाद जब उसने पैराशूट ओपन किया है तो उसका एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है वो आपको मेंशन कर रखा है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो फर्स्ट फ्रीली का मतलब अपने आप को फ्रीली गिरा रहा है, फ्री जैसे डाउन, जैसे फ्री फॉल बोलते हैं जिसको अपन, कि फ्री फॉल की तरह वो अपने आप को नीचे गिराएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए, जब वो अपने आप को नीचे गिरा रहा है बेटा, तो नीचे गिरा रहा है उस केस में इसका यहां पर जैसे मान लो 10 सेकंड पे बाद में यहां पे स्पीड कितना है, 10 सेकंड में वो कितना नीचे तक आ गया, ये भी चीज आपको देखना है। क्योंकि जब ये पैराशूट, जैसे ये प्लेन था, एरोप्लेन था, ये एरोप्लेन उस केस में कितनी हाइट पे था ग्राउंड से, 2495 मीटर। तो इस पैराशूटिस्ट के लिए अपन दोनों चीजें काम में लेंगे कि एक तो इसका यहां पर स्पीड कितना हो गया, और दूसरा ये फ्री फॉल करके कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। उसके बाद जो कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे तो बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यानी v का वैल्यू हमें निकालना है कि जब वो यहां पर आ गया तो उसका स्पीड कितना है। तो v का वैल्यू हमें पता नहीं है, u का वैल्यू जब वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो 0 हो गया, a का वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा a का वैल्यू प्लस का g लेंगे, और प्लस का g कितना होता है बेटा 10 इनटू टाइम, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। इसका मतलब ये हुआ कि उसका 10 सेकंड के ऊपर जो स्पीड होने वाला है वो होने वाला है 100 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज ये निकालनी है कि वो कितना डिस्टेंस नीचे फॉल हो चुका है। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम अप्लाई करते हैं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का वैल्यू हमें पता नहीं है, u का वैल्यू क्वेश्चन में 0 है, टाइम t 10 दिया हुआ है, 1/2, a का वैल्यू 10 है, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी s का जो वैल्यू है वो होने वाला है 500 मीटर, यानी वो 500 मीटर नीचे आ चुका। अब क्या हुआ, जब वो यहां पर है तब उसका जो इनिशियल स्पीड है, अब वो इनिशियल स्पीड कितना है, जब उसने पैराशूट ओपन कर दिया, पहले तक वो फ्री फॉल आ रहा था लेकिन अब उसने पैराशूट ओपन कर लिया। अब पैराशूट ओपन कर लिया तो उसके बाद उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, यहां पे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ये बोला है कि कितने रिटार्डेशन के साथ आ रहा है वो बेटा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। मतलब यू का वैल्यू यहाँ पे कितना होने वाला है इसके लिए अभी 100 मीटर, और इसका जो रिटार्डेशन होने वाला है, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में कितना दिया हुआ बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तब मान लो उसकी स्पीड कितनी है बेटा, v स्पीड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब
तो वो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस आपका 2495 था, उसमें से 500 तो ये फ्री फॉल में कवर कर चुका है, यानी 2495 में से 500 माइनस करोगे तो 2495 माइनस 500 कितना आ जाएगा बेटा? 5 9 और 1 9, यानी ओवरऑल इसको 1995 मीटर कवर करना है। यानी आपके पास यू का वैल्यू है, एक्सेलरेशन है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी है, और फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में अब कोई टाइम का रोल नहीं है। टाइम का रोल नहीं है तो आप कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? डायरेक्ट थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले टाइम निकालो, फिर उसके बाद सेकंड या थर्ड लगाओ, तो वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका था s इक्वल्स टू यू टी, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी v का मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका जो निकालना है, u का वेलोसिटी यहाँ पे जो u है वो u है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, एक्सेलरेशन है यहाँ पे माइनस का 2.5 इंटू s का वैल्यू है 1995, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 10,000 माइनस 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 5 5 हुआ 25 2 5 9 47 4 47 प्लस 1 51 5 और 5 1 5 10 5 5 4 1995 इंटू 5 25 2 47 4 9975। इसका मतलब v स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25, तो जो v का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने दोनों चीजें देख ली बेटा, कि जब फ्री फॉल कर रहा ऑब्जेक्ट तो उसका मोशन किस तरह से था, और जब वो डिसेलरेट हो रहा है तो उस तरह से मोशन को किस तरह से उसने चेंज किया है, सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई के लिए, तो क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हर बुक्स में आपको कोई ना कोई इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए पुलिस पार्टी इज चेजिंग ए डेकॉइट in a jeep which is moving at a constant speed v. The dacoit is on a motorcycle. When he is at a distance x from the jeep, he accelerates from rest at a constant rate. Which of the following relation is true if the police is able to catch the dacoit? इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं जनरल केस में एक बार समझाता हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे बस स्टैंड वगैरह पे खड़े होते हैं, बस का इंतजार कर रहे होते हैं, और बस हमारे वहां आगे खड़ी रहती, हम ये देखते हैं कि बस स्टार्ट होगी तब हम चल लेंगे, और कुछ खा रहे पी रहे होते हैं, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह जो भी है। तो जैसे ही बस, हमें लगता है कि बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, वहां से तुरंत भागना स्टार्ट करते हैं कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए। हमारी जो जिंदगी का सफर आगे कटने वाला है उसी के सारे, कि हमारा जॉब इंटरव्यू है या वगैरह वगैरह जो भी है, कि वो बस हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, तो हम एक टारगेट लगाते हैं कि हमें भागना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप कितना स्पीड से भागो कि उसको पकड़ सको, तो आपकी वो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि कितने टाइम बाद आप उसको पकड़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपका एससी वर्मा में मिल जाएगा, जिसमें एक पिक पॉकेट है, एक पुलिस कार है, वो पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसको पकड़ना है। यही क्वेश्चन अदर बुक्स में आपको पुलिस पर्सन के अलावा जैसे पैसेंजर और बस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले यहां पे मान लीजिए कौन है बेटा, डेकॉइट है, यहां पे डेकॉइट है, और यहां पे कौन है बेटा, पुलिस। ये पुलिस इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है बेटा, x। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, x, कि यहां पे डेकॉइट और पुलिस दोनों के बीच का सेपरेशन v है। अब क्या है वो सुनिए, पुलिस पार्टी इज चेजिंग ए डेकॉइट इन ए जीप विच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड v। द डेकॉइट इज ऑन ए मोटरसाइकिल। डेकॉइट किस पे है, मोटरसाइकिल पे है। जब डेकॉइट जो है वो कितने डिस्टेंस पे होता है बेटा, एक्स डिस्टेंस पे जीप से, वो अपनी बाइक जो है या मोटरसाइकिल जो है यहाँ पे, उसको कांस्टेंट रेट से क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है। कहां से, रेस्ट से। मतलब इस डेकॉइट का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0,
उसके बाद उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी पीछे है, इसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करवाया एक्सेलरेशन ए से, और पुलिस की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, वी स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और इसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करवाया। ये एक्सेलरेट कब हुआ, जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था बेटा क्वेश्चन में, एक्स। यानी जब दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स था, तब इस पुलिस की गाड़ी को देख के डेकॉइट जो है उसने अपनी मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट करके भगाना स्टार्ट किया। अब आगे की कहानी क्या है वो समझो। मान लो यहां जाते जाते पुलिस ने इस डेकॉइट को पकड़ लिया। पुलिस ने क्या किया, इस डेकॉइट को पकड़ लिया। डेकॉइट को पकड़ लिया तो अब सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि सपोज दैट इस डेकॉइट को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टी, तो बेटा पुलिस को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, इस टी से ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, या उसके बराबर लगेगा। कई बच्चे देखेंगे सर ये पीछे से आ रही है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा सवाल ये है बेटा, आप मेरे से आगे खड़े हो, ठीक है, मेरे से आगे खड़े हो मान लो 20 मीटर, और आप भागना स्टार्ट कर दिए। मैं आपका पीछा कर रहा हूं, उसी टाइम आपका पीछा करना स्टार्ट करता हूं, फाइनली मैं आपको पकड़ता हूं। इसका मतलब क्या है, जितना टाइम आप दौड़े हो उतना ही टाइम मैं दौड़ा हूं। इसलिए पुलिस की गाड़ी को भी यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, टी टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाना जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या दिया हो, आपको यूनिफॉर्म दे रखा हो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सेलरेशन ही नहीं है, कैसे, यहां क्वेश्चन में बोल दिया कि पुलिस की गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होने वाला है बेटा, 0 होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा डेकॉइट ने यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कवर किया x1, और पुलिस ने यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कवर किया कितना बेटा, x2। यानी पुलिस ने यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, x2, और डेकॉइट जो है उसने यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, x। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप x1 और x2 निकालिए, उसके बाद इस रिलेशन को बनाइए कि ये वाला x और ये वाला x1 दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे बेटा, x2। क्यों, जैसे मान लो ये डकैत यहां पे है, पुलिस यहां पे है, तो डकैत को पहले पुलिस को ये वाली डिस्टेंस तो कवर करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके आगे दोनों को इक्वल चलना पड़ेगा। वो डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, लेकिन ये जो गैप है उसको भी कवर करना पड़ेगा। मींस ये x और ये x1 दोनों का समीशन करोगे तो आप किसके इक्वल आएगा बेटा, x2 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पुलिस की। तो पुलिस के लिए एक्सेलरेशन 0 है, तो मुझे यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। यानी यहां पे इस पुलिस की जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया x2, इसका स्पीड जो है बेटा वो है v, और टाइम जो है क्वेश्चन में कितना कंसीडर किया मैंने, t। ये हो गया पुलिस का काम। अब बात करता हूं डकॉइट की। तो डकॉइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, टाइम भी क्वेश्चन में है, डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान रखो बेटा, जहां पे डिस्टेंस और टाइम दोनों एक साथ निकालने हो, दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमेशा आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रायोरिटी दीजिए। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी s का मतलब कितना माना है बेटा अपन ने इसको, x1, u का मतलब कितना दिया हुआ था बेटा, 0, 0 इंटू टी प्लस का हाफ a इंटू टी स्क्वायर, यानी x1 का वैल्यू आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। हमें x1 का वैल्यू मालूम पड़ गया, x2 का वैल्यू मालूम पड़ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x2 का वैल्यू d प्लस x1 के इक्वल है। x2 का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, d प्लस x1। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि x2 का वैल्यू हमारे पास है, x1 का वैल्यू हमारे पास है, तो सारी वैल्यूज को रखने के बाद हम सॉल्व करते हैं कि x2 इक्वल्स टू है x1 प्लस का डिस्टेंस है बीच में x। यहाँ पे d लिख दिया मैंने, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, x दिया हुआ है आपको, x2 इक्वल्स टू x प्लस x1। तो इसी डिस्टेंस को आप यूज करिए। x2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में था बेटा v इंटू टी, x1 का वैल्यू था हाफ ए टी स्क्वायर, और प्लस में आ रहा है बेटा x। अब आप एक काम कीजिए, इसको सबको एडजस्ट कीजिए, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बेटा, 2vt इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और प्लस में 2x। टी को इधर ले आइए
तो 80 स्क्वायर माइनस का 2vt और प्लस का 2x इक्वल्स टू जी। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन चुका है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में बना है बेटा? टाइम टी के टर्म में। और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो x का सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से ये टी का फॉर्मूला है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे टी का, टी इक्वल्स टू माइनस का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां बी का वैल्यू देखिए बेटा, बी का मतलब टी का जो कॉफिशिएंट है, तो ये टी का कॉफिशिएंट आपको दिया हुआ है माइनस का 2v, फिर बीच में प्लस माइनस लगाया मैंने, अंडर रूट पी का स्क्वायर मींस माइनस 2v का स्क्वायर, माइनस 2v का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4v स्क्वायर, बीच में लगाया माइनस 4ac, ए की जगह ए है और सी की जगह 2x है, तो 4 इंटू ए इंटू 2x, तो ये बन गया बेटा 8ax डिवाइड बाई 2a। ए की जगह यहां पे क्या दिया हुआ बेटा? ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज बोली है क्या, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इफ द पुलिस इज एबल टू कैच द डकैत। मतलब पुलिस ने डेकॉइट को पकड़ा है, पुलिस ने डेकॉइट को क्या किया है? पकड़ा है। इसका मतलब वो पकड़ा है तो वो बात सच है। और इस चीज में आपने 10th में पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वहां पे रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रियल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो वहां पे होते हैं बेटा इमेजिनरी रूट्स। वहां पे क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स। यानी पुलिस ने डेकॉइट को पकड़ा है, पुलिस कैच द डेकॉइट। इफ पकड़ा है इसका मतलब वो रियल है या इमेजिनरी है बेटा? रियल बात हो गई, रियल इंसिडेंस है। इसका मतलब रूट के अंदर जो आ रहा है 4v स्क्वायर माइनस 8ax, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो यहां से 4v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8ax आ गया, यानी v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax या v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax। तो आपसे कोई पूछे कि किसी डेकॉइट को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ी का मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है v इक्वल टू रूट 2ax। 2ax में x है उस डेकॉइट और उस पुलिस जीप के बीच का इनिशियल सेपरेशन, और a जो है बेटा वो डेकॉइट ने जिस एक्सेलरेशन से गाड़ी को स्टार्ट किया है वो वाला एक्सेलरेशन। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका, कई बार क्या करते हैं हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते, बोले हम क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, क्यों इस पे इतना उलझे। तो इसके लिए हमने पढ़ा है बेटा, जब भी क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड जब निकालनी होती है तो हम इसको मिनिमम मैक्सिमा से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका इक्वेशन है 80 स्क्वायर माइनस का 2vt प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। मैंने इसको पहले तो ये देखा कि एक फंक्शन है टाइम का, x का, v का, तो इसमें क्वांटिटी कौन कौन सी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक को तो a रहने दिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आया 2t माइनस का 2v, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा? 0। तो यहां से मैं t का वैल्यू जब निकालूंगा तो वो आएगा 2v अपॉन 2a यानी v अपॉन a। अब कई बच्चों के मन में सवाल आया, बोले सर इस 2x का डिफरेंशिएशन 0 क्यों किया? बेटा देखो x जो था वो क्या था? दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन, और वो इनिशियल सेपरेशन फिक्स था, कांस्टेंट वैल्यू थी, इसलिए इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अगर यहाँ v के साथ भी अगर कोई टर्म t का नहीं आता तो v का डिफरेंशिएशन भी क्या करता? 0 करता, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यानी इस टाइम t के ऊपर इस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? a की जगह a है, t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस का 2v, t की जगह आ जाएगा बेटा v अपॉन में a और प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर अपॉन a माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन a प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, v स्क्वायर का वैल्यू यहां से भी क्या निकल के आएगा आपका? 2ax। यानी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है v स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ax होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से बेटा, कि ए ट्रेन इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड v। मतलब
प्लेटफॉर्म वगैरह बना लिया मैंने, जैसे प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन 1 मान लीजिए, और कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, v स्पीड से। व्हेन its driver observes another train in front of him on the same track and moving in the same direction with constant speed v, मतलब इसके आगे भी एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन 2, और ये कांस्टेंट स्पीड स्मॉल v से मान लीजिए आगे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, कांस्टेंट स्पीड से v चल रही है। अब क्या लगा कि डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन इज x, और मान लो यहाँ पे दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो कितना होने वाला है, x। If the distance between the trains is x, what should be the minimum retardation of the train so as to avoid collision? मतलब इस पर्सन को ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने के बाद इसको ट्रेन को रोकना है ताकि इस वाली ट्रेन से वो कोलाइड ना करे। तो यहाँ बेटा दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 with respect to ट्रेन T2, यानी ट्रेन T1 का ट्रेन T2 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होने वाला है। तो आपको पता है बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, अगर दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो बेटा, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम यूज करते हैं v1 माइनस v2। और अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना आपको v1 प्लस v2। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में थे, इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v है, तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन T2। अब क्या करना है, इस ट्रेन वाले को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक लगाने के इसको कार को रोकना पड़ेगा, सॉरी ट्रेन को रोकना पड़ेगा। ट्रेन को रोकना है तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या था बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब इसको ब्रेक लगा के कोलिजन को रोकना है, तो इसको रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, उसका जीरो करना है, उसके रेस्पेक्ट में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो, ताकि वो रुक जाए वहां पे। इनिशियल वेलोसिटी इस वाली ट्रेन का इसके रेस्पेक्ट में क्या था बेटा, v माइनस स्मॉल v का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन जो है वो मान लीजिए कितना रिटार्डेशन दिया इसने, माइनस का a, और s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी कितना दिया हुआ है बेटा, x दिया हुआ है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से v माइनस v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का 2ax, तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा बेटा v माइनस स्मॉल v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। तो ये रिटार्डेशन अगर वो प्रोवाइड करेगा तो ये ट्रेन इसके साथ कोलाइड नहीं करेगी, क्योंकि वहां वो ट्रेन पहले ही जाके रुक जाएगी और कॉलिजन अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका जो है कौन सा करेक्ट होना चाहिए बेटा, लास्ट वन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग कार possesses एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है, फर्स्ट सेकेंड एवरेज वेलोसिटी कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड वाले में 10 मीटर पर सेकेंड, अगले वाले में 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस 3 सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, उस फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ था बेटा इसका 5, और टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, तो कितना मीटर कवर किया इसने 5 मीटर। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, तो दूसरे वाले सेकंड में कवर किया, तो इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, वही बेटा स्पीड कितना दिया हुआ है इसका 10, और टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट सेकेंड, सेकंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड 3 अलग अलग बोले हैं। मान लीजिए ये वाला फर्स्ट सेकेंड पे हो गया, ये वाला सेकंड पे हो गया, ये वाला थर्ड सेकेंड पे हो गया, तो यहाँ की स्पीड मालूम है, तो यहाँ का बीच का टाइम कितना हुआ, जब ये t=1 था, t=2 था, ये t=3 था, तो ये हुआ फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस, ये हुआ सेकंड का डिस्टेंस, ये हुआ थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस। यानी यहां भी टाइम 1 सेकेंड है, यहां भी टाइम 1 सेकेंड है, और यहां भी टाइम कितना सेकेंड है बेटा 1 सेकेंड, यानी सब में 1 सेकेंड का टाइम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर,
ऐसे ही आपका जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड का भी आप जब यूज करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 15, टाइम हो गया 1 यानी 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 + 10 + 15 यानी 15 × 25 और 530 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको जितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं बेटा, इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिकॉल कीजिए और रिकॉल करने के बाद ये देखिए कि हम कहाँ क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं। फिर आपके पास में कल नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर वापस से सामने आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्लियर करके अपना जो कंटेंट है उसको और भी अच्छा रेडी कीजिए। धन्यवाद आपसे।